ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सफल इंसान बनने के बजाय सिद्धांतों वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। युद्ध से पर्यावरण पर मंडराता खतरा, ये आप देख रहे हैं, युद्ध से दुनिया भर पर प्रभाव पड़ रहा है और उसे देख भी रहे हैं लोग, लेकिन जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी हमेशा अनदेखी की जाती है। अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी टकराव है। ये ईरान है, आप देखेंगे तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में न केवल मानवीय त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि इससे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मीडिया रपटों के मुताबिक हॉर्मुज जलमार्ग पर अब तक पेट्रोलियम पदार्थों से भरे करीब 20 तेल जहाजों पर हमले किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार इन जहाजों में 3 लाख मीट्रिक टन तरल एलपीजी भरी हुई है। यह एक बड़े गैस टैंकर में लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी होती है और इससे करीब 32 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर स्थित तेल के सबसे बड़े ठिकानों पर भी हमला किया गया है। ईरान का यहाँ बड़ा सैन्य अड्डा भी है, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया। 20 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप से ईरान के कुल तेल का 90% निर्यात होता है। यहाँ तेल भंडारण की टैंक है, लोडिंग टर्मिनल और निर्यात के लिए तेल की पाइपलाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ईरान ने यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर हमला करके बड़े तेल भंडारों को नष्ट कर दिया। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष में तेल के जहाजों को निशाना बनाना जारी रहा तो इससे बड़ी मात्रा में तेल, गैस और रसायन फैलेगा, जिससे समुद्री जल बुरी तरह प्रदूषित होगा। वैसे भी दुनिया के समुद्री तटों पर पेट्रोलियम पदार्थों और औद्योगिक कचरे से पर्यावरण के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। तेल के रिसाव, टैंकों के टूटने और इन्हें साफ करने से भी समुद्र का पर्यावरणीय परिस्थिति तंत्र प्रभावित हो रहा है। यदि किसी कारणवश एक जहाज से भी तेल का रिसाव होता है तो क्षेत्र के जल पर्यावरण को बड़ी नुकसान एक तरह से पहुंचता है। और ऐसे में अगर हॉर्मुज जलमार्ग पर बड़ी संख्या में तेल के जहाजों को निशाना बनाया जाता है तो उससे होने वाले रिसाव से कितने बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। और कुछ साल पहले जापान में टोक्यो के तट के समीप 317 किलोमीटर की पट्टी पर तेल के फैलाव से वहां की तटवर्ती शहरों में हाहाकार मच गया था। रूस में बेलाय नदी के किनारे बिछी तेल पाइपलाइन से 150 मीट्रिक टन तेल के रिसाव ने आसपास के इलाकों में पेयजल का संकट खड़ा कर दिया था। सेनुजुआन जहाज के कोरल चट्टानों से टकराया जाने के कारण अटलांटिक तट पर करीब 30 लाख लीटर तेल का रिसाव होने से समुद्री जीव प्रभावित हुए थे। इसी तरह मुंबई हाई से लगभग 1600 मीट्रिक टन तेल का रिसाव होने के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ था। बंगाल की खाड़ी में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर से हुए रिसाव ने निकोबार द्वीप समूह में गंभीर संकट पैदा कर दिया था। लाइबेरिया के एक टैंकर से 85,000 मीट्रिक टन तेल रिसाव ने स्कॉटलैंड में समुद्री पक्षियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। सबसे भयंकर तेल का रिसाव अमेरिका के अलास्का में हुआ था। यह रिसाव प्रिंस विलियम साउंड टैंकर से हुआ था। इसका असर 6 माह तक रहा था और इस अवधि के दौरान क्षेत्र में 3500 समुद्री पक्षियों तथा व्हेल मछलियों समेत 10,000 से अधिक समुद्री जीवों की मौत हो गई थी। हालांकि आप देखते हैं कि इस घटना का असर इराक युद्ध के दौरान समुद्र में छोड़े गए तेल से कम था। यह तेल इसलिए छोड़ा गया था कि कहीं यह अमेरिका के हाथ ना लग जाए और तब अमेरिका की ओर से इराक के तेल टैंकरों पर की गई बमबारी से भी लाखों टन तेल समुद्री सतह पर फैला था। और इस एक अनुमान के मुताबिक इस कच्चे तेल की मात्रा 110 लाख बैरल थी और इस तेल के बहाव ने फारस की खाड़ी में घुसकर समुद्री जीवों को
बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। इस प्रदूषण का असर मिट्टी, पानी और हवा तीनों पर पड़ा था। समुद्र की सतह पर जब तेल फैलता है तो इसकी मोटी परत सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन को नीचे जाने से रोकती है। इससे जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं और जो जीव किसी तरह बच भी रहते हैं उनकी प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि तेल और रसायनों का प्रभाव जहरीला होता है। समुद्री पक्षियों के पंखों और स्तनधारियों के शरीर पर तेल की परत जम जाने से उनकी ऊष्मारोधी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये जीव शरीर का तापमान बहुत कम हो जाने के कारण भी दम तोड़ देते हैं। तेल के कुओं और भंडार गृहों में आग लगने से तीव्र एवं जहरीली रोशनी निकलती है, जो मधुमक्खियों जैसे परागणों को प्रभावित करके उनके जीवन चक्र को बाधित कर देती है। समुद्र में जलने वाला तेल पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन बिगाड़ने का काम करता है। इससे भविष्य में वैश्विक जलवायु आपातकाल की स्थिति निर्मित होने की संभावना बढ़ सकती है। मध्य पूर्व में जल रहा तेल हिंद महासागर के तापमान को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा सकता है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में करीब 1.64 अरब वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाला जीवाश्म ईंधन भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद 150 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 लाख टन नाइट्रोजन ऑक्साइड और 15 लाख टन हाइड्रोकार्बन हर साल वायुमंडल में जमा होते हैं, जो ओजोन परत के लिए बड़ा खतरा है। और यदि ईरान इजराइल युद्ध में निशाना बनाए जा रहे जहाजों में भरा तेल एवं गैस पूरी तरह समुद्र में फैल जाते हैं तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कितने बड़े स्तर पर नुकसान दे होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे विश्व भर में ऊर्जा के संकट से भी जूझना पड़ेगा। तेल, गैस और रसायनों के जलने से पैदा होने वाला प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इससे फेफड़ों का कैंसर, दमा, तपेदिक, हृदय रोग और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। एक अध्ययन के अनुसार कैंसर के मरीजों की कुल संख्या में 80% मामले हवा में फैले विषैले रसायनों के कारण होते हैं। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की कीमत 150 रुपए प्रति व्यक्ति आंकी है, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। मगर यह मूल्यांकन वर्तमान युद्ध में तेल भंडारों पर हो रहे हमलों और उससे होने वाले नुकसान का आकलन नहीं है, और इसका आकलन तो युद्ध की समाप्ति के बाद ही होगा। वैसे पेट्रोलियम अपशिष्टों का समुद्री खाद्य सामग्री पर भी असर पड़ता है। दूषित जल से कई समुद्री जीव कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और जब इन जीवों को मानव के आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो मनुष्य के शरीर में विकार का आना स्वाभाविक है। ऐसे में युद्धरत देशों समेत वैश्विक स्तर पर इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि तेल के जहाजों और भंडारों को निशाना बनाने के दूरगामी और घातक परिणाम हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। ये मुक्ति का प्रकाश, ये सच्ची मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के भीतर बसे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने की गहन प्रक्रिया है। जब तक व्यक्ति अपने विचारों, पूर्वाग्रहों, भय और सीमित दृष्टि के जाल में उलझा रहता है तब तक उसकी चेतना स्वतंत्र नहीं हो सकती। अज्ञान वह अदृश्य आवरण है जो सत्य को ढक देता है और मनुष्य को भ्रमों के संसार में भटका देता है। इसलिए वास्तविक मुक्ति का मार्ग वह है परिस्थितियों में परिवर्तन से नहीं, बल्कि अंतःकरण के प्रकाश से होकर गुजरता है। मनुष्य का जीवन अनुभवों की निरंतर यात्रा है। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, व्यक्ति के भीतर किसी न किसी रूप में चेतना का विस्तार करता है। अनुभव केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होते, बल्कि वे आत्मा के शिल्पकार होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। और जब व्यक्ति जीवन की घटनाओं को केवल भोग या दंड के रूप में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की प्रक्रिया के रूप में देखता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण उसे कुछ सिखाने आया। यही अनुभव धीरे धीरे अज्ञान के आवरण को हटाते हैं और व्यक्ति को सत्य के निकट ले जाते हैं। संघर्ष जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जो व्यक्ति संघर्ष से भयभीत होकर पलायन करता है वह कभी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाता है। संघर्ष मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करता है और चुनौतियों से पार
पाने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है तब उसके भीतर धैर्य, साहस और दृढ़ता का जन्म होता है। संघर्ष केवल बाधा नहीं बल्कि आत्मिक उत्कर्ष की सीढ़ी है। कि क्या है? सीढ़ी है। और जिनके जीवन में संघर्ष का ताप नहीं पड़ा उनके व्यक्तित्व में गहराई और परिपक्वता का अभाव रह जाता है। और ये आप देखिए, संवेदनशीलता मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संवेदनशील हृदय ही दूसरों के दुख को समझ सकता है और उनके दर्द को महसूस कर सकता है और उनके सुख में सहभागी बन सकता है। संवेदनशीलता व्यक्ति को आत्म केंद्रित होने से बाहर में निकालकर व्यापक मानवीय चेतना से जोड़ती है। जब मनुष्य केवल अपने हितों में उलझा रहता है तब उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है और वह जीवन के व्यापक अर्थ को खो देता है। मगर जब वह दूसरों के अस्तित्व को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखने लगता है तब उसके भीतर करुणा, सहानुभूति और प्रेम का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को सीख का अवसर मानता है वह वास्तव में आत्मिक शक्ति का विकास करता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, असफलताएं और निराशा अगर व्यक्ति को तोड़ने के वजह उसे सोचने, समझने और बदलने के लिए प्रेरित करे तो वे उसके विकास की आधारशिला बन जाती है। सीखने की प्रवृत्ति मनुष्य को जो जड़ता से मुक्त करती है और उसे निरंतर गतिशील बनाती है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में कोई अनुभव व्यर्थ नहीं है तब उसकी चेतना में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनका सृजनकर्ता बन जाता है और अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ने लगता है। आत्मिक शक्ति का विकास केवल आत्मसंतोष तक सीमित नहीं होता है बल्कि वह व्यक्ति को व्यापक मानवीय उत्तरदायित्व से जोड़ता है। आत्मिक रूप से जागृत व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानते हुए भी उनमें बंधा नहीं रहता। वह जानता है कि उसकी व्यक्तिगत मुक्ति तब तक अधूरी है जब तक समाज में अज्ञान, अन्याय, पीड़ा का अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए वह आत्मकेंद्रित दृष्टि से ऊपर उठकर मानव कल्याण से जुड़ता है और उसके लिए जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता या सुख संपन्नता का साधन नहीं रह जाता बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम बन जाता है। मानव कल्याण की भावना मनुष्य को उसका संकीर्ण पहचान से मुक्त करती है और उसे विश्व मानव के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करती है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी खुशियां दूसरों की खुशियों से जुड़ी है और उसकी पीड़ा दूसरों की पीड़ा से अलग नहीं है तब उसके भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। यह चेतना उसे स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाती है और मानव कल्याण का मार्ग कठिन अवश्य है लेकिन यह मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, शक्ति और संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करता है तब वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी अधिकारों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता किसी शासन, व्यवस्था या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है बल्कि वह मनुष्य के अंतःकरण में स्थित होती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है तब वह अपने अस्तित्व को व्यापक अर्थ प्रदान करता है और यही व्यापकता जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। और वास्तव में सच्ची मुक्ति ज्ञान, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करने की यात्रा है। अनुभव, संघर्ष, साहस और संवेदनशीलता इस यात्रा के मार्गदर्शक होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मान कर आत्मिक शक्ति को विकसित करता है और आत्मकेंद्रित होने से ऊपर उठकर मानव कल्याण के उद्देश्य से जुड़ता है वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम पाता है। ऐसी चेतना में ही मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता, गहन शांति और परम उपलब्धि निहित है। क्या है? परम उपलब्धि निहित है। ये आप देख लीजिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF आपको मिल जाती है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। बुजुर्गों की देश में बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है और आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? उनकी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं उनके सामने। गांव से शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवारों का टूटना, तेजी से बदलती जीवन शैली के कारण बुजुर्गों की देखभाल नहीं करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई दफा माता पिता को उम्र के आखिरी पड़ाव पर या तो अकेले रहना पड़ता है या फिर किसी वृद्धाश्रम की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि कानून में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सख्त प्रावधान मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कारण स्पष्ट है कि कुछ वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, जो कुछ शारीरिक और आर्थिक दिक्कतों की वजह से कानून की मदद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराने की पहल से एक नई उम्मीद जगी है। राज्य विधानसभा में रविवार को एक ऐसा विधेयक पारित किया गया जिसमें सरकारी एवं निजी कर्मचारियों को और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान है।
अब आप सोचिए कि कानून लाना पड़ रहा है, ये हमारे समाज की गिरावट आप देखिए, हमारी इंसानियत मानवता की गिरावट के ये माँ बाप की देखभाल के लिए सरकारों को प्रयास करना पड़ रहा है। अरे भैया, हमें आगे आके अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहिए, हमें उन्हें संभालना चाहिए। हालांकि देश में पहले से ही राष्ट्रीय कानून माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 मौजूद है, मगर बुजुर्गों को देखभाल के मामले में जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव असर नजर नहीं आता। कई बार कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और उलझाऊ हो जाती है कि बुजुर्ग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में तेलंगाना विधानसभा में पारित कर्मचारी जवाबदेही माता पिता सहायता निगरानी विधेयक 2026 को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस विधेयक के अनुसार राज्य के जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी एवं निजी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना अनिवार्य है और इसका अनुपालन न करने पर उनके वेतन के में 15% या 10,000 रुपये जो भी कम हो माता पिता को देय राशि के रूप में कटौती की जाएगी। इस विधेयक का मकसद कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का संचार करना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध बनाने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बात छिपी नहीं कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का मसला सड़क से लेकर संसद तक उठता रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रभावी एवं कारगर समाधान नहीं निकल पाया। हाल में राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए मांग की गई कि विदेश में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट रद्द कर देने चाहिए जो देश में रह रहे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन तेलंगाना सरकार ने जो पहल की है वह दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है और इस कानून के लागू होने के बाद राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुजुर्ग माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत अपनी संतान के खिलाफ शिकायत करते हैं और वह सही पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के वेतन से तय राशि काटकर माता पिता को दे दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे राज्यों में भी बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कानूनी तौर पर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या सुनिश्चित की जा सके। तेलंगाना देख लीजिए आप लोग, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। ये कब बनाया गया था? 2 जून 2014 की बात है। और देखिए इसकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया। हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और यहाँ के रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तेलंगाना। मुक्त की रेवड़ियाँ, ये तो आप देखते हैं कि जहाँ भी चुनाव होता है हमारी सरकार आई तो ये देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, उसी की बात हो रही है। और अगर आप अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो या लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुफ्त की रेवड़ियां, चुनावों की आहट महसूस होते ही सत्तासीन और विपक्षी दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं का दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे थे और इसी तरह अब पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावान ध्यान सत्कार योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। यह आम आदमी का वर्ष 2022 के चुनाव से पूर्व किया गया प्रमुख वादा था, जिससे अब अगले चुनाव से 1 साल पहले लागू किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राज्य सरकार ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर महिलाओं को यह मुफ्त की सौगात दी। गौरतलब है कि देश भर में चुनाव से ठीक पहले सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनना कर मतदाताओं को लुभाने के लिए जिस तरह से प्रयास होते हैं उस पर सवाल उठते रहे। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की इस प्रवृत्ति से राज्यों के खजानों पर
असर पड़ता है। इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले माह कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि कई राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हैं, फिर भी वे मुफ्त की सौगात बांट रही है। और देखिए, सर्वोच्च अदालत की बात करें तो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसमें दो राय नहीं कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है, मगर चुनावी लाभ के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो होड़ लगी है उसका नुकसान अंततः राज्यों को ही उठना पड़ता है। और आप देखो, उठाना पड़ता है। विकास की योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा चुनावी घोषणाओं को लागू करने में निकल जाता है। अहम सवाल यह है कि चुनाव से पहले ही इस तरह की योजनाएं क्यों लागू की जाती हैं, जबकि कायदे से नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।